हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विधि से संबंधित, यानी कि लॉ से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता, यानी कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड क्या है। तो इंडियन पिनल कोड को जो है 1860 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में विभिन्न प्रकार के अपराध तथा उसके लिए दंड मतलब सज़ा का वर्णन किया गया है, यानी कि बताया गया है। विभिन्न प्रकार के अपराधों और उसके सज़ा के बारे में बताया गया है 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 में। इसको लागू कब किया गया है? इसको लागू किया गया है, देखिए जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं हम, 1 जनवरी, ये दे रखा है 1 जनवरी 1862 में इसे लागू किया गया। 1860 में तो इसको लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, इसको बनाया गया। उसके बाद 1862 में, 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया गया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं, जैसा कि लिखा है, भारतीय दंड संहिता में दिए गए प्रस्तावना के अनुसार भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, यानी कि एक भारतीय दंड संहिता का होना ज़रूरी है। इसको तैयार किसने किया? तो ये पहले विधि अध्यक्ष, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, पहले विधि अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने इसको तैयार किया, जिसमें 23 अध्याय का मतलब 23 चैप्टर हैं इसमें, और 511 धाराओं को रखा गया है। 23 चैप्टर और 511 धाराएँ, ये 23 चैप्टर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 23 चैप्टर और 511 धाराएँ इसमें रखी गई हैं। और आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? अध्याय का मतलब कितने चैप्टर दिए गए हैं। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बताया आपको कि इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कितने चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें कुल चैप्टर जो दिए हैं वो हैं हमारे पास 23 चैप्टर दिए रखे हैं, यानी कि इसका आपका आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इस पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो हमने आपको बताया भी, इसमें 511 धाराओं का प्रावधान किया गया है, 511 धाराएं इसमें रखी गई हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अपराध के कितने तत्व होते हैं, यानी कि अपराध करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होगी, कितनी उसमें चीज़ें होती हैं तो अपराध माना जाता है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इसका आंसर होगा 4। अपराध के तत्व होते हैं 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्न में से अपराध के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें दे रखा है 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मानव, मतलब एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। दूसरा, मानव आपराधिक मनस्थिति, तो आपराधिक मनस्थिति यानी कि उसके मन में अपराध करने का एक निश्चय होना चाहिए। और तीसरा है आपराधिक कृत्य, यानी कि अपराध का काम करे और द्वारा किसी दूसरे मानव, मतलब उसके द्वारा, यहाँ मिस्टेक हुई, उसके द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति पहुँचे। तो ये चारों जो हैं अपराध के तत्व हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के अंदर अपराध से संबंधित कौन सी धारा है? अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध करता है तो उसे किस धारा के अंदर रखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि धारा 2। धारा 2 जो है भारत के अंदर अपराध से संबंधित धारा है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या, यहाँ पर इसी नहीं, यहाँ पर लिखा है किसी भारतीय द्वारा भारत के बाहर अगर अपराध किया जाता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत? अगर कोई व्यक्ति भारत का रहने वाला है और भारत के बाहर अगर अपराध करता है तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें दे रखा है धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 8। थोड़ा सा गलती है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर है वो 3 और 4 दोनों है, यानी का और खा दोनों को मिलाकर इसका आंसर बनेगा आपका,
यानी कि 3 तथा 4 दोनों धाराएं भारत के बाहर अपराध से संबंधित हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो उसको इन दोनों धाराओं के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन है, आउटलाइंस द क्रिमिनल लॉ किसकी पुस्तक है? यानी कि एक किताब है लिखी हुई जो कि लॉ से संबंधित है। ये पुस्तक का नाम आपको बताना है कि किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है वो है केनी की ये पुस्तक है, आउटलाइन द क्रिमिनल लॉ, ये केनी की पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, केमिस्ट्रीज ऑन द लापाज इंग्लैंड किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ब्लैक स्टोन की, याद रखेंगे। केमिस्ट्रीज ऑन द लापाज इंग्लैंड किसकी पुस्तक है? ये है ब्लैक स्टोन की। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, समान आशय तथा सामान्य आशय को किस धारा में बताया गया है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि समान आशय और सामान्य आशय होता क्या है। समान आशय वो होता है जब कई लोग मिलकर किसी अपराध को करते हैं और उन सब का निश्चय अलग अलग हो, उस अपराध को करने का निश्चय सबका नहीं हो। मतलब कुछ लोग उस अपराध के करने के इच्छुक हों और कुछ लोग ना हो, तो उसे कहते हैं समान आशय। और सामान्य आशय का मतलब ये होता है कि सभी लोगों का मन, यानी कि उनका दिमाग में एक ही बात हो कि इस अपराध को करना है, तो कहलाता है सामान्य आशय। इस अपराध के बारे में जो धारा का प्रावधान किया गया है वो है धारा 34। यानी कि धारा 34 में इस समान आशय और सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, विशेष विधि किस पर लागू होती है? विशेष विधि जो है वो विशिष्ट विषय पर लागू होती है। किसी विशिष्ट विषय पर विशेष विधि लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेष विधि के बारे में किस धारा में बताया गया है? देखिए, विशेष विधि तो विशिष्ट विषय पर लागू होती है, मतलब कोई एक स्पेसिकल जो है सब्जेक्ट होगा या कोई भी एक स्पेशली कुछ सब्जेक्ट होता है, तो उस विषय पर ये धारा कौन सी लागू होती है वो बताना है हमें। इसमें धारा जो लागू होती है वो धारा है 41, यानी कि 41 धारा विशेष विधि पर लागू होती है। विशेष विधि के बारे में से बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थानीय विधि किस पर लागू होती है? मतलब स्थानीय विधि किस पर लागू होगी? तो स्थानीय, जैसे कि नाम से स्थानीय, तो किसी स्थान पर लागू होती, मतलब भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। इसका का वाला हो जाएगा, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर यह विधि लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, धारा 53 में कितने सजाओं के बारे में बताया गया है? तो धारा 53 में जो है कितने सजाओं के बारे में बताया गया है? धारा 53 में आपका 5 सजाओं के बारे में बताया गया है। 5 सजाओं के बारे में बताया गया। क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है वो 5, ऑप्शन 5 मतलब का वाला ऑप्शन, 5 सजाओं के बारे में बताया गया है, हो जाएगा सही। धारा 53 में कौन कौन सी सजाओं के बारे में बताया गया है? 14वां क्वेश्चन आपका है कि धारा 53 में 5 सजाएँ तो हैं, लेकिन वो कौन कौन सी सजाएँ, इसके बारे में वो कौन कौन सजाएँ बताया गया, तो ये आपको बताना है। तो पहला है इसमें मृत्यु, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है साधारण तथा कठिन कारावास, और चौथा है संपत्ति का समहरण, मतलब संपत्ति को जो है उसकी ले लिया जाएगा, और 5वां है जुर्माना। ये सारे जुर्मों के इस धारा 53 में इन सारे विषयों के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 15 में एकांत परिरोध के बारे में किस धारा में बताया गया? एकांत परिरोध का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया और वो जुर्म इस तरह का है कि उसको अलग रखना पड़ जाए, किसी अलग सेल में उसको रखा जाता है, तो उसे एकांत परिरोध कहते हैं। और एकांत परिरोध के बारे में धारा 73 में बताया गया, यानी कि ऑप्शन आपका का वाला सही हो जाएगा, धारा 73। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जब कारावास 6 माह का होता है तब एकांत परिरोध कितना होता है? मतलब कि अगर किसी को 6 माह की सज़ा मिली है, उसे 6 माह का सज़ा मिली, तो उसे अलग कितने दिन रखा जाएगा? तो उसको अलग रखने का समय होता है 1 महीना, यानी कि 1 माह। उसके बाद है, जब कारावास 6 माह से अधिक हो और 1 साल से कम हो, यानी कि 1 वर्ष से कम हो, तो एकांत परिरोध कितने माह का होगा?
तो उसके एकांत परिरोध का समय होता है 2 माह, यानी कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद जब साधारण कारावास 1 वर्ष से अधिक हो तब एकांत परिरोध कितने दिन का होता है? तब एकांत परिरोध हो जाता है उसका 3 माह का, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। 3 माह का कारावास उसको अलग एकांत परिरोध में दिया जाता है अगर 1 वर्ष से उसकी सज़ा कम होती है, 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अध्याय 4 में कितनी धाराओं को रखा गया है? अध्याय 4 में कितनी धाराओं को रखा गया है, मतलब चैप्टर 4 में कितनी धाराओं को रखा गया है? तो चैप्टर 4 में रखा गया है 30 धाराओं को, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाला हमारे पास ये गड़बड़ हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही होगा, यानी कि धारा 30 धाराओं को अध्याय 4 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये इसको सही कर लेंगे, धन्यवाद नहीं, यहाँ पे होगा जल्लाद। जब जल्लाद किसी को फांसी देता है तो वह किस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं होता? और जल्लाद तो जज साहब के कहने पर ही फांसी देता है, तो वो अगर दोषी माना जाएगा तो फिर तो उसको भी सज़ा हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। जब जल्लाद फांसी देता है तो उसको दोषी नहीं माना जाता। तो किस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाता है, ये हमें बताना है। तो वो धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाता है, वो धारा है आपकी 78, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। धारा 78 के अंतर्गत जल्लाद को फांसी देने पर दोषी नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई व्यक्ति दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी नहीं होता? अगर कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, उसने किसी को टक्कर मार दी और टक्कर मारने से कोई व्यक्ति दुर्घटना में मर जाता है, तो किस धारा के अंतर्गत उसे दोषी नहीं माना जाएगा, मतलब उसको सज़ा नहीं हो सकती किस धारा के अंदर? तो वो धारा है 82, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा। धारा 82 के अंतर्गत उसे उस अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपराधी नहीं माना जाता? अगर कोई बच्चा है जो कि 7 वर्ष से कम है उसकी आयु और वो कोई अपराध कर देता है तो उसको दोषी नहीं माना जाता किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 82 के अंतर्गत, धारा 82 के अंतर्गत उस बच्चे को, उस शिशु को जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनैच्छिक मत्तता से संबंधित कौन सी धारा है? तो अनैच्छिक मत्तता संबंधित धारा है 85। स्वैच्छिक मत्तता संबंधित कौन सी धारा है? स्वैच्छिक मत्तता संबंधित है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस धारा के द्वारा विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध नहीं होता? मतलब अगर कोई व्यक्ति किस हैंडीकैप्ड है, मतलब उसमें कोई विकृति है, कोई उसको बीमारी है, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, अगर वो कोई अपराध करता है अपने बचाव के लिए तो उसे अपराधी नहीं माना जाता किस धारा के अंतर्गत? तो वो धारा है आपकी 84 के अंतर्गत उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। 84 के अंतर्गत उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। मैक नॉर्टन का विवाद किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विकृति से, दूसरा है अनैच्छिकता से, दूसरा है स्वैच्छिकता से या स्वेच्छा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकृति से, यानी कि ऑप्शन नंबर का विकृति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो इसमें पहला है 96 से 106, यानी कि 94 से 106 तक, 80 से 100 तक, और 98 से 112, इनमें से कोई नहीं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमें पता है कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर का, यानी कि 96 से लेके 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित धाराएं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसकी वो अपनी रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति को मार सकता है, या फिर उसके जवाब उसकी वो जो है उसकी मौत भी हो सकती है, या फिर उसको मार भी सकता है, जान से मार सकता है। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा है। प्राइवेट प्रतिरक्षा, परीक्षा नहीं, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, किस धारा के अंतर्गत
प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता? तो क्वेश्चन का आंसर है 96, यानी कि 96 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 96 धारा के अंतर्गत अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए कार्य किया गया है, यानी कि अपने प्राइवेट बचाव के लिए कोई अपराध किया गया, तो वह अपराध नहीं होता है उस धारा। किस धारा के अंतर्गत? 96 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कर सकता है? अगर किसी ने हमला किया किसी पर और उसको ये पता है कि मेरी जान जा सकती है, तो वो उस हमलावर की मृत्यु कर सकता है। तो किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है 100 का वाला, 100 तथा 103 दोनों धाराओं के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो वो व्यक्ति बचाव के लिए उसकी मृत्यु कर सकता है। फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित मामला है। दो मामले यहाँ पर, एक तो है जयदेव बनाम स्टेट और दूसरा है राकेश कुमार बनाम धर्मवीर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आप लोग दोनों, और फिर दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों मामले प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित मामले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी गलतियां आपको लगती हों तो आप उसको बताएं, जिससे कि हम इसमें सुधार कर पाएँ। धन्यवाद।